मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा क्लास में पढ़ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था क्लास चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और तीसरा चैप्टर जो है वो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। ठीक है, इसमें हम गॉस की इमेजिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये पढ़ा था कि सोर्स चार्ज जो है वो अपनी फील्ड बनाता है, चारों ओर फील्ड बनाता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये फील्ड है, ये फैराडे ने बताया, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। फैराडे ने हमें बताया कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब और इन फील्ड लाइनों की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली प्रॉपर्टी वहाँ हमने डिटेल में आपको बताया था कि ये जो फील्ड लाइनें हैं ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर जाती हैं, फ्लो करती हैं, कहीं बीच में कोई ब्रेकेज नहीं आती, कंटिन्यूसली प्लस टू माइनस जाती हैं और क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, प्लस से जाएंगी माइनस पर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर मान लो बीच में कोई प्लेन सरफेस भी रख देते हैं, कोई सरफेस बीच में आ जाता है, ऐसे फील्ड लाइनें जा रही हैं, हमने बीच में कोई सरफेस रख दी, तो भी ये रुकेंगी नहीं, ये उस सरफेस को भी क्रॉस कर जाती है। ये इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ा था इसकी इनकी प्रॉपर्टी। दूसरा हमने और भी कई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, लाइंस क्रॉडली होगी, ज़्यादा संख्या में लाइनें होगी, तो इसका मतलब वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड वहाँ पर ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइनें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड, फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड बताती है, वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ज़्यादा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। अच्छा, अब इसके बाद जब मैंने ये इनकी प्रॉपर्टीज़ बता दी, इसके बाद आए, इनका नाम था गॉस। गॉस ने क्या बोला? गॉस ने बोला कि अगर हम इमेजिन करो कि अगर हम किसी सोर्स चार्ज की फील्ड में कोई प्लेन सरफेस पड़ी है, उसको बीच में रख देते हैं, प्लेन सरफेस। ठीक है, जैसे ये फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हमने कोई प्लेन सरफेस बीच में रख देते हैं, जहाँ पर अगर रख देते हैं, रखेंगे, ऐसे फील्ड लाइनें आ रही हैं, हमने बीच में कोई सरफेस रख दी, अगर रखते हैं तो ये जो लाइनें हैं जिससे क्रॉस करेंगे उनका लिंक होगा। तो अगर हम इनके लिंक से भी हम फील्ड वहाँ पर उन पॉइंटों पर जहाँ वो लिंक हो रहा है, उन पॉइंटों में फील्ड स्ट्रेंथ कितना है उसको भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। ये गॉस ने बोला कि फील्ड लाइन का जो लिंक हो रहा है किसी प्लेन सरफेसेस के साथ, उससे भी हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पर कितनी होगी। अगर वहाँ पर हम इमेजिन करें कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस बीच में रखा है, तो वो उसके साथ लिंक होंगी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लिंक होंगी, इसका मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी जो लाइंस है फील्ड की वो क्या बताती हैं? मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ का। तो इसका मतलब वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? फील्ड लगने वाला ज़्यादा होगा, ये उन्होंने बताया। अब उन्होंने बोला कि जो एरिया है, जो प्लेन सरफेस है, अगर मान लो फील्ड लाइनें ऐसे आ रही हैं, ऐसे फील्ड लाइनें आ रही हैं, तो ये अब उसके रिस्पेक्ट में, फील्ड लाइनों के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या है? क्या सरफेसेस ऐसे है कि ऐसे है, कैसी डायरेक्शन है? तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो है फील्ड लाइनें तभी क्रॉस करती हैं जब सरफेस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब हम इमेजिन कीजिए कि जब हम किसी प्लेन सरफेस को फील्ड लाइनों के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो जो फ्लक्स लिंक्ड होगा उसको उन्होंने नाम दिया, उसको हम बोलेंगे फ्लक्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन
को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है वो। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी क्लोज सरफेस से कितनी लाइनें पास करती हैं जब उनके साथ लिंक होता है, दैट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द लिंक थ्रू द सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स या फील्ड नोन एज दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्वांटिटी उन्होंने बताई। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी जो है ये किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी? तो देखिए ऐसे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू द प्लेन सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स या फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ लाइन्स क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई से लिखते हैं इसको, फाई ऐसे लिखते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको फाई से। ठीक है, क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन टाइप किया उन्होंने कि किसके बराबर। तो देखिए जितनी ज़्यादा लाइनों की संख्या होगी, जितनी ज़्यादा, अगर ये एरिया है इससे अगर जितनी ज़्यादा लाइनें लिंक होंगी, क्रॉस करेंगी, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। लिंक्ड जितना कम उतना फ्लक्स कम। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ होता है। दिस इज वन। आल्सो जितना ज़्यादा एरिया होगा, छोटा एरिया होगा तो लाइनें कम जाएंगी, एरिया बड़ा होगा तो लाइनें ज़्यादा। तो परपेंडिकुलर एरिया जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द एनी प्लेन सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया होगा। ठीक है, समझ गए। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों से कंबाइन करके आएगा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड ए। फाई कांस्टेंट के आ गया, एस आई के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो फाई आ गया ई इंटू ए। ठीक है, तो जो फ्लक्स होता है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। ये आ गया फ्लक्स इसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इंटू परपेंडिकुलर प्लेन एरिया, इंटू परपेंडिकुलर प्लेन एरिया। इसके बराबर जो है वो फ्लक्स होता है हमेशा। ठीक है, तो किसी भी आप इमेजिनरी सरफेस से लाइन जो क्रॉस करेगी दैट इज़ कॉल्ड, लाइन क्रॉस करेंगी या लिंक होंगी उसको फ्लक्स बोलते हैं। और वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड। फील्ड लाइनें कितनी, मैग्नीट्यूड फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर एरिया, फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया के। ठीक है, इसके बराबर होता है। अगर ये हमें दोनों पता हो कि एरिया कितना है और फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर दोनों पता हो तो फ्लक्स कितना सरफेस से जाने वाली फ्लक्स है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। बट एक केस आया यहाँ पर उनके दिमाग में, क्या था वो कि जब फील्ड लाइनें, ये फील्ड लाइनें हैं कि जब किसी सरफेस को, ये फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये कोई सोर्स चार्ज होगा, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। अगर हम इसको इनके परपेंडिकुलर रखते हैं, सरफेस को परपेंडिकुलर इसके, अगर परपेंडिकुलर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, फील्ड लाइनें ऐसे जा रही हैं, ऐसे रख दिया हम आगे, तो देखते हैं ज़्यादा लाइनें पास करेंगी। और ऐसे रखते हैं तो कोई लाइन पास नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो सरफेस प्लेन सरफेस एरिया, इसकी डायरेक्शन क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या है, उस पर भी फ्लक्स डिपेंड करेगा, कितना लिंक होना कितना नहीं, तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड किया। इसका मतलब एरिया वेक्टर जो एरिया है वो उसकी डायरेक्शन भी होती है। पहले हाँ, एरिया तो एरिया क्वांटिटी जो वो वेक्टर भी है स्केलर भी है। पहले हम उसको लोअर क्लासेस में अपना पढ़ा है, वहाँ हम उसका मैग्नीट्यूड लेते थे क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती थी, हमें सिर्फ सरफेस बताना होता था, इसलिए हम उसका क्या लेते थे, मैग्नीट्यूड ही लेते थे। बट जहाँ पर क्या है, हमें डायरेक्शन भी लेनी पड़नी कि जो फील्ड लाइनें आ रही हैं उनके रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन भी लेनी पड़नी। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे बताते हैं। किसी भी प्लेन सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हम बताते हैं कैसे,
मान लो कि ये आपका प्लेन सरफेस है कोई, दिस इज प्लेन सरफेस, समझ गए। तो एक वेक्टर से हम उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं ऐसे, ये प्लेन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर लगाएंगे, ठीक है, और ये वेक्टर ही क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन कंट्रोल करता है। ऐसे करो, ऐसे, अगर इसको मैंने इधर कर दिया तो सरफेस परपेंडिकुलर, तो ये वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन बताता है। और साथ में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है एरिया, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड भी होना और डायरेक्शन भी होना। तो क्या होता है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो हम ड्रॉ करते हैं प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी वो होती है, और मैग्नीट्यूड जितना सरफेस एरिया उसका होता है, जितना सरफेस एरिया उतना उसका मैग्नीट्यूड होता है। इस वेक्टर को बोलते हैं एरिया वेक्टर। हर एक प्लेन वेक्टर का होगा ये, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में देखिए, एरिया वेक्टर क्या चीज़ है? एरिया वेक्टर एक वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर एज शोन इन फिगर। ये कोई प्लेन सरफेस है, तो ये जो वेक्टर हम ड्रा करते हैं इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। ये क्या बताता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इस एरिया के बराबर, और डायरेक्शन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गए। इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। हर एक प्लेन सरफेस का एरिया होगा, समझ गए, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर से, समझ गए, इसको हम ए वेक्टर से लिखते हैं। जैसे ये प्लेन सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, ए से लिखेंगे एरिया वेक्टर। एस से भी लिखते हैं, सरफेस एरिया तो एस वेक्टर भी लिखते हैं, एस वेक्टर, ठीक है, समझ गए। अब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? वेक्टर किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जितना एरिया होगा ये, और डायरेक्शन कौन सी? यूनिट वेक्टर इसका, तो ये यूनिट वेक्टर तो इसके बराबर भी होता है, एस वेक्टर इक्वल टू एस इंटू एस। ए से भी लिखते हैं, एस से भी लिखते हैं, ये एरिया वेक्टर इसके बराबर होता है, समझ गए। तो एरिया वेक्टर क्या है? एक वेक्टर जो प्लेन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ड्रॉ करते हैं, और उसका वेक्टर है मैग्नीट्यूड, जितना प्लेन सरफेस का एरिया होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड होता है, समझ गए, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम एरिया वेक्टर, समझ गए, ठीक है। तो एरिया वेक्टर एक एरिया इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं हम, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं आगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट सिचुएशन में कितना होगा। एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। तो पहली सिचुएशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या, फील्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या, फ्लक्स उस पर भी डिपेंड करता है। पहले बैन एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो सरफेस का एरिया वेक्टर जो है फील्ड के अलोंग है, तो फ्लक्स कितना जाएगा, कितना फ्लक्स पास करता है, ठीक है। तो ये दैट इज प्लेन सरफेस एरिया है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और एरिया वेक्टर भी उसका उसी साइड है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर इससे फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स का फार्मूला है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है, समझ गए, का एरिया। तो क्या फील्ड इधर ई है, फील्ड ई जा रहा है, फील्ड कितना, तो सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कितना है यहाँ पर ई, और परपेंडिकुलर सरफेस का एरिया कितना है? एस, एस है, ये एस है, तो कितना फ्लक्स होना, तो लॉन्ग है, तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, फील्ड भी इधर आ रही है, तो ये तो लॉन्ग है, बट ये क्या होगा? इसके फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो या तो ये बोल सकते हैं कि जब सरफेस एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर फील्ड के लॉन्ग है, तो क्या होगा उस केस में? क्या होगा? सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा इसके फील्ड के, तो क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड फील्ड का और मल्टीप्लाई क्या होगा? सरफेस एरिया, तो ई इंटू एस होगा, परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, समझ गए, जो होगा इतना फ्लक्स होगा, ठीक, ई इंटू एस होता है परपेंडिकुलर सरफेस एरिया फील्ड, ठीक है। अब दूसरा केस है कि जब एरिया वेक्टर कुछ एंगल बनाता है, ठीक है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसको हमने ऐसे रख दिया, ऐसे रखा, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है,
ऐसे आ रही है फील्ड लाइंस और ये ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होना, इधर होना, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो जब एरिया वेक्टर कुछ एंगल बनाता है इसके साथ, ये इसके साथ एंगल बनाती है, तो फ्लक्स कितना जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा, ये हमने माना सरफेस है प्लेन और फील्ड लाइन कहीं ऐसे आ रही है, फील्ड लेंथ ऐसे है, ठीक है, फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ये वेक्टर आ रहा है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, थीटा एंगल है दोनों में। तो फ्लक्स कितना होना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एरिया क्या कब होना, तो क्या होगा, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना ई, जहाँ पर, ठीक है, मालूम है।